जो धर्मशास्त्र की ब्राह्मणी व्यवस्था है, इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने आज तक हमें क्या बताया? आपके घर में पिताजी है, आपके घर में भाई है, आपके घर में पति है, आपके घर में बेटा है। ये चार लोग जो आपके घर में आपके निकटवर्ती रिश्तेदार है, ये पुरुष है। और ये आपकी क्या करेंगे? रखवाली करेंगे। बचपन में पिता रखवाली करेंगे, बड़ी होने के बाद भाई रखवाली करेगा, शादी के बाद पति रखवाली करेगा और बुढ़ापे में बेटा रखवाली करेगा। रखवाली करने की जिम्मेदारी किनकी है? पुरुषों की है। और समाज में महिलाएं असुरक्षित किससे है? पुरुषों से। दोनों बातें एक समय कैसे हो सकती है? क्योंकि जिन्होंने हमारे हिफाजत की जिम्मेदारी ली, उन्होंने किसकी ली? मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी माँ। दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन, दूसरे की माँ, कुछ लेना देना नहीं। जो भाई मेरी रखवाली करेगा, उसी मेरे भाई से समाज की दूसरी औरत असुरक्षित है। जय मूल निवासी साथियों, आज हमारे यूनिटी ऑफ मूल निवासी समाज का तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन और इस तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन का तीसरा दिन है। और तीसरे दिन का ये जो पहला हमारा प्रतिनिधि सत्र यहाँ पर हो रहा है, इस प्रतिनिधि सत्र का जो विषय हमने यहाँ पर चर्चा के लिए रखा है, वो विषय है महिलाओं की जागृति एवं भागीदारी के बगैर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई सफल नहीं हो सकती। साथियों, 2 दिन से हम लोग अलग अलग विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर ये जो विषय अलग से महिलाओं के लिए रखा गया, जिस स्वर्णिम भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, इस स्वर्णिम भारत का सपना जो है वो हमारे सारे महापुरुषों ने देखा था। भगवान गौतम बुद्ध से लेकर अन्ना भाऊ साठे तक जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने इस स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए प्रयास किया। और इन सारे महापुरुषों के आंदोलन को अगर हम देखें, उसको समझने की अगर हम कोशिश करें, तो उसमें एक बात के ऊपर इन महापुरुषों ने बहुत ज्यादा ट्रस्ट दिया है। उन्होंने हर बार महिलाओं की भागीदारी के लिए पहल की है। हम लोगों ने भारत के इतिहास को अगर समझेंगे, देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि भारत के इतिहास के संदर्भ में जितने भी दौर चले, अलग अलग कालखंड में अगर हम देखें, तो इस गुजरे हुए कल को हम इतिहास के तौर पर देखते हैं। भारत में जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को इतिहास के तौर पर हमें पढ़ाया जाता है। लेकिन भारत में जो आजादी का आंदोलन चला, उस आजादी के आंदोलन को भी हम आजादी का आंदोलन ही कहते। लेकिन दुनिया में अगर हम देखें, तो दुनिया में जो आजादी के आंदोलन चले, वो आंदोलन क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंच राज्य क्रांति, रशियन राज्य क्रांति। लेकिन भारत में जो आजादी का आंदोलन चला, उसको तो हम आजादी का आंदोलन कहते हैं, उसको क्रांति नहीं कहा जाता। मतलब जिस चीज को हम आजादी मानकर चल रहे हैं, वो आज भी क्रांति में परिवर्तित नहीं हुआ है। क्योंकि क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति जो शब्द है, ये भी स्त्रीवाचक शब्द है। क्रांति शब्द से भी स्त्री का जो है, उससे स्त्री क्या है नाम का हमें पता चलता है। लेकिन भारत में एक आंदोलन ऐसा चला जिसको आज भी हम क्रांति कहते हैं। वो क्रांति है महात्मा गौतम बुद्ध की क्रांति, जिन्होंने सामाजिक क्रांति की, ऐसा हम लोग
बोलते हैं। उनके आंदोलन को सामाजिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो बुद्धा के आंदोलन को सामाजिक क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्धा क्रांति करने में सफल हुए, और क्रांति करने में जो सफल हुए उसका एकमात्र कारण है गौतम बुद्ध जी ने इस देश में इस व्यवस्था की जो नींव है, जिनके आधार पर यह ब्राह्मणों की गैर बराबरी की व्यवस्था खड़ी थी, उस नींव को ही उखाड़ने का काम महात्मा गौतम बुद्ध जी ने किया। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था हम देखते हैं, वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाएं शूद्र थी इससे भी नीचे, क्योंकि ब्राह्मण के गुलाम क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के गुलाम वैश्य थे, और वैश्य की गुलाम शूद्र थे, और शूद्र की गुलाम, शूद्र के घर की भी महिला जो है किसकी गुलाम थी? पुरुष की गुलाम थी ना। मतलब सबसे नीचे पायदान पे कौन था? महिलाएं थी। इन महिलाओं को इस व्यवस्था के खिलाफ महात्मा गौतम बुद्ध जी ने खड़ा किया, तभी इस देश में सामाजिक क्रांति सफल हुई। तो आज की तारीख में भी हम लोग इस संदर्भ में अगर हम देखें तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश में उसी सामाजिक क्रांति को दोहराने के लिए एक रोड मैप हमें दिया संविधान के माध्यम से। और संविधान में आपने अगर देखा तो कल तक स्त्री को, जिसको अबला कहा गया, जिसको अधिकार वंचित रखा गया, जिसको संपत्ति से अलग रखा गया, शिक्षा से अलग रखा गया, उन महिलाओं को सारे अधिकार बराबरी के देने का काम संविधान में किया गया है। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन का जो बात है वो बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान के माध्यम से वो किया। लेकिन आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि बाबा साहब को संविधान के माध्यम से जिस सामाजिक क्रांति का बात बाबा साहब कर रहे हैं, जिस सामाजिक बदलाव की उनको अपेक्षा थी, वो सामाजिक बदलाव आज तक हुआ नहीं है। उस सामाजिक बदलाव को अगर हमें करना है तो उसके लिए महिलाओं की जो भागीदारी है, क्योंकि 2 दिन से हम लोग सारा सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमको ये तो मालूम हुआ है कि आज की तारीख में भी जो संवैधानिक अधिकार जो हमें दिए गए थे वो हमारे पास 5% भी नहीं पहुंचे। तो उस संवैधानिक जो अधिकार है उसका लाभ लेने वाले जो लोग हैं उनको ही उसको बचाने के लिए आगे आना होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है, क्योंकि आंदोलन में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी आंदोलन बढ़ेगा तो आंदोलन में संख्या जो है वो बहुत बड़ा मायने रखती है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो आधा हिस्सा है, 50% जो महिलाएं हैं, उनको अलग करके हम आंदोलन करने की सोच रहे। जब भी परिवार से कोई आदमी बाहर निकलता है, वैसे कल सर ने भी यहाँ पर बताया कि कार्यकर्ताओं को अगर फोन करेंगे कि महिलाओं का कार्यक्रम लगाना है तो कार्यकर्ता क्या बोलते हैं? हमारे इधर महिला ही नहीं है। मतलब यह जो समस्या है उस समस्या को हमें क्या है देखना होगा कि हम लोग जिस बात को, जिस विचार को लेकर चल रहे हैं वो विचार हम हमारे घर पर ही नहीं पहुंचा पा रहे। समाज में तो हम लड़ाई लड़ रहे 40 साल से, 50 साल से। हमारे पुरुष भाई बाबा साहब से लेकर सारे आंदोलनों में वो सहभाग हुए, आज भी हर जगह वो जा रहे हैं। लेकिन उसी समय में हमारे समाज का जो आधा हिस्सा है, हमारी जो महिलाएं हैं, वो कहां पर है? उन्होंने भी शिक्षा ली है ना, और शिक्षा लेने के बावजूद भी आज हमारी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर महिलाओं का इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं? रोटी सेकने के लिए। क्या अनपढ़ महिला रोटी नहीं सेक सकती क्या? उसके लिए पढ़ाई की जरूरत थी। 20 साल, 25 साल उस बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप अपना समय, पैसा, बुद्धि, हुनर सारा लगाते हैं। उसके शिक्षा के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है, और इतनी सारी शिक्षा
होने के बाद जब उसकी शादी होती है तो शादी के बाद क्या करना है उसको? रोटी सेकनी है और बच्चे संभालने हैं। तो लाभ तो सारा हम कहां से ले रहे हैं? सामाजिक आंदोलन से ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से ले रहे हैं, और रिटर्न कहां दे रहे हैं? यह बात तो हमारे पुरुष भाइयों से तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जिन महिलाओं को मौका मिल रहा है घर से बाहर निकलने का, समाज का प्रतिनिधित्व करने का, वो भी महिलाएं क्या कर रही है? महिलाओं की आजादी कहां तक सीमित है? साड़ी माड़ी और गाड़ी तक। जिनको आजादी मिलती है उनको क्या लगता है? पहनने के लिए अच्छी साड़ी है, रहने के लिए अच्छा घर है, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी है, तो मैं आजाद हूं। बाकी चार महिलाओं की तरह मैं चार दीवारी में बंद नहीं हूं, मैं निकली हुई हूं बाहर। तो इस आजादी को समझने की हम लोगों को जरूरत है। यह हमारी महिलाएं या फिर हमारे समाज के भाई क्यों नहीं समझ पा रहे? सबसे बड़ा जो अवरोध है ये महिलाओं की मानसिकता का है, समाज की मानसिकता का है। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। महिलाओं की जो गुलामी है, चार तरीके की गुलामी है। महिलाएं सबसे पहले जो गुलाम है वो अपनी मानसिकता की है। वो अपने आप को कुछ मानती ही नहीं है। घर में आपने देखा होगा कि अगर घर पे अकेली महिला रह रही है और घर को दोपहर के समय में कोई आता है, वो महिला दरवाजा खोलती है, सामने वाला पूछता है घर में कोई है क्या, वो मैडम जवाब देती है नहीं घर में कोई नहीं है। खुद दरवाजे पे खड़ी है, खुद दरवाजा खोल रही है और फिर भी क्या बोलती है? घर में कोई नहीं है, मैं कोई नहीं क्या? वो अपने आप का अस्तित्व जो है वो मानने के लिए वो खुद ही तैयार नहीं है। उसको अगर बच्चे को डर दिखाना है, घर में परिवार को, जिस बच्चे को आप संभाल रही है, पाल रही है, जिसको जन्म दिया है, वो बच्चे को भी अगर डराना है, बच्चा कोई गलत बात कर रहा है तो भी माँ क्या बोलती है? चुप बैठ, सुनेगा नहीं तो पापा आने के बाद पापा को बताऊंगी। आप नहीं है क्या उधर? आप उसको नहीं डांट सकती क्या? लेकिन महिला जो है इस चीजों से अपने आप को अलग कर रही है। मानसिकता की गुलामी जो है ये सबसे बड़ा अवरोध हमारे लिए है। दूसरी जो महिला की गुलामी है वो कुटुंब व्यवस्था, परिवारवाद की गुलाम है। दुनिया में कहीं पर भी परिवारवाद नहीं है, कुटुंब व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इस कुटुंब व्यवस्था के अंदर, परिवार के अंदर जो सारी जो बंधन है, सारी जो लिमिटेशंस लगाए हुए हैं वो किसके ऊपर है? महिलाओं के ऊपर। कल यहाँ पर 2-3 मैडम जो है उन्होंने बोला कि वो अकेली यहाँ पर आई है, वो यहाँ पर बहुत ही अभिनंदन की पात्र है। लेकिन हमको ये दिक्कत हमारे सामने आती है कि जब भी हमें घर से बाहर निकलना है तो मेरा महिलाओं से सवाल है कि आप घर से निकलते समय पूछ कर जाती है या बता कर जाती है? कैसे जाना पड़ता है? कितनी महिलाएं बता कर जाती है? वो अभिनंदन की पात्र है। लेकिन पूछ कर ही जाना पड़ता है ना, मुझे यहाँ जाना है, मैं जाऊं क्या? ऐसा कह सकते कि नहीं मैं जा रही हूं। जाने से पहले चांद पर भी जाओ लेकिन 4 रोटी सेक कर जाओ। परिवार में जितने भी बंधन है वो सारे महिलाओं के ऊपर है, परिवारवाद की गुलामी। तीसरी जो गुलामी महिलाओं की है वो है सामाजिक व्यवस्था की गुलामी। जो सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान व्यवस्था है। समाज में भी सारे बंधन कहां पर है? महिलाओं के ऊपर है। शिक्षा के लिए बच्चियां घर छोड़कर, गांव छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर अलग राज्य में पढ़ने के लिए जाती है। लेकिन जब वो पढ़ने के लिए निकली हुई बच्ची जिस गली से, जिस मोड़ से गुजरती है, वहां पर अगर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, वो अगर घर पे आकर बताते हैं तो हमारे लोग क्या बोलते हैं? घर से, परिवार से उसको कहा जाता है कि तुम उस रास्ते से मत जाओ। हम हमारे बेटे को नहीं पढ़ा रहे कि तुझे उस बच्ची को नहीं छेड़ना है, उसकी सुरक्षितता करनी है, ये हम हमारे बेटे को नहीं बता रहे। हम बेटी को डरा रहे कि तुझे उस मोड़ से नहीं जाना है। समाज में जो गलत व्यवहार महिला के साथ, लड़कियों के साथ हो रहा है, उसके संदर्भ में हम हमारी ही लड़कियों को क्या कर रहे हैं?
दोबारा उस चार दीवारी में बंद करने का काम कर रहे। सामाजिक व्यवस्था, गलत व्यवहार करने वाला कौन है? पुरुष है, लड़का है। और दूसरी तरफ क्या है? जो धर्मशास्त्र की ब्राह्मणी व्यवस्था है, इस ब्राह्मणी व्यवस्था ने आज तक हमें क्या बताया? आपके घर में पिताजी है, आपके घर में भाई है, आपके घर में पति है, आपके घर में बेटा है। ये चार लोग जो आपके घर में आपके निकटवर्ती रिश्तेदार है, ये पुरुष है। और ये आपकी क्या करेंगे? रखवाली करेंगे। बचपन में पिता रखवाली करेंगे, बड़ी होने के बाद भाई रखवाली करेगा, शादी के बाद पति रखवाली करेगा, और बुढ़ापे में बेटा रखवाली करेगा। रखवाली करने की जिम्मेदारी किनकी है? पुरुषों की है। और समाज में महिलाएं असुरक्षित किससे है? पुरुषों से। दोनों बातें एक समय कैसे हो सकती है? क्योंकि जिन्होंने हमारे हिफाजत की जिम्मेदारी ली, उन्होंने किसकी ली? मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरी मां। दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन, दूसरे की मां, कुछ लेना देना नहीं। जो भाई मेरी रखवाली करेगा, उसी मेरे भाई से समाज की दूसरी औरत असुरक्षित है। यह सामाजिक व्यवस्था इस देश में काम कर रही है। इस वजह से आज क्या हो रहा है? कल तक धर्मशास्त्र के अनुसार बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल खोला, तो उसमें जब बच्चियां गई, जिन बच्चों को भेजा गया, जिन पेरेंट्स ने भेजा, उनको सामाजिक बहिष्कृत कर दिया गया। और आज क्या कर रहे हैं? आज वो कह रहे हैं कि बच्ची को भी पढ़ने का अधिकार है, लेकिन समाज में इतनी असुरक्षितता का निर्माण किया गया है, इतना फैलाव किया गया है कि आज अपने आप ही हम क्या कर रहे हैं? बच्ची की शिक्षा के ऊपर रोक लगा रहे। सामाजिक व्यवस्था। और इसका आधार क्या है? इस देश की पुरुष प्रधान व्यवस्था। ये सारी बातें सुनेंगे तो हमको लगता है कि हमारा दुश्मन कौन है? पुरुष है। लगता है ना? कल तक मुझे भी लगता था। लेकिन इस पुरुष प्रधान व्यवस्था का जो निर्माण है, इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण हुआ है। क्योंकि यहां पर इस विषय में अगर हम देखें, भारत को या फिर भारत की जो सभ्यता है, भारत का जो सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास है, इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि भारत की सभ्यता महान सभ्यता है। और जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, उसमें महानता कहां बची है? एक तरफ हम ही कह रहे हैं ना कि भारत की सभ्यता क्या है? महान सभ्यता है। और जिस चीजों को हम अनुभव कर रहे हैं, उसमें कहां महानता दिखाई दे रही है हमें? लेकिन असल में भारत की जो महान सभ्यता है, वो कौन सी सभ्यता है? वो सभ्यता है मातृ प्रधान, स्त्री प्रधान व्यवस्था वाली सभ्यता। आज भी हम देखते हैं तो हमारा सारा जो संस्कार है, हमारे परिवार में अगर हम देखें तो बच्चे से जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी सारे संस्कार होते हैं, उसमें ज्यादा महत्व किसको है? महिलाओं को है, हमारी गणमाताओं को है। हमारी गणमाताओं की पूजा की जाती है, हमारी जो कुल देवियां हैं उनकी पूजा की जाती है। मतलब हमारे सारे जो संस्कार है, वो सारे संस्कार इस मातृ प्रधान व्यवस्था को फॉलो करने वाले हैं। इसलिए हमारी महिलाओं को इस बात को समझना होगा कि आपके साथ जो भी गलत व्यवहार हो रहा है, वो करने वाले पुरुष है, लेकिन इसका निर्माण पुरुषों ने नहीं किया है। इसका निर्माण हुआ है ब्राह्मणवादी, गैर बराबरी वाली, वर्ण व्यवस्था वाली, जाति व्यवस्था के कारण। क्योंकि जाति की व्यवस्था क्रमिक असमानता वाली व्यवस्था है, और इस क्रमिक असमानता वाली व्यवस्था में जो पुरुष गुलाम है, उसकी भी गुलाम उसकी महिला है। तो हमें इस बात को समझना है। इसका एक सिंपल ही उदाहरण मैं देना चाहूंगी, आपने सुना भी होगा। क्योंकि आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, महिलाओं के संगठन जितने भी समाज में हमें दिखाई दे रहे हैं,
पुरुषों के विरोध में महिलाओं ने बहुत सारे संगठन बनाए हैं कि पुरुष हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये संगठन जितने भी महिलाओं के बनाए गए हैं वो सारे पुरुषों के विरोध में काम करते हैं। और इससे क्या हो रहा है? समाज का संचालन करने वाले, परिवार का संचालन करने वाले जो स्त्री और पुरुष है, घर के ही लोग हैं, परिवार के लोग हैं, यही आपस में झगड़ रहे हैं। घर का झगड़ा ही नहीं सुलझ रहा है तो समाज की बात कब करेंगे हम? तो इसलिए हमारी महिलाओं को इस बात को समझना है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगी कि ब्राह्मण वैदिक व्यवस्था हमारे साथ कैसे काम करती है। हम लोग सालों से झगड़ रहे हैं। संघर्ष की बात महिलाओं के लिए नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको संघर्ष ही करना पड़ता है। लेकिन जहां हम संघर्ष कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? उस संघर्ष का परिणाम क्या हो रहा है? एक भी समस्या हमारी हल हो रही है क्या? नहीं हो रही, क्योंकि हम संघर्ष गलत जगह कर रहे हैं। जब रास्ते से कोई कुत्ता गुजरता है और कुत्ते को कोई पत्थर मारता है तो कुत्ता किसे काटता है? मारने वाले को काटता है ना। कुत्ते को लगा क्या है? पत्थर। तो कुत्ते ने किसको काटना चाहिए? पत्थर को काटना चाहिए। लेकिन कुत्ता सोचता है कि पत्थर मुझे लगा है, मैं अगर पत्थर को काटूंगा तो क्या होगा? मेरे दांत टूट जाएंगे। अगर पत्थर टूट गया तो ये तो आखिरी पत्थर नहीं है, दोबारा दूसरा पत्थर उठेगा, मेरी तरफ आएगा, तीसरा उठेगा, मेरी तरफ आएगा, तो मेरी समस्या तो हल होने वाली नहीं है। तो कुत्ता सोचता है कि पत्थर मेरे को लगा है, पत्थर मेरी समस्या है, लेकिन पत्थर मेरे पास अपने आप नहीं आया है। इस पत्थर को फेंकने वाला हाथ है, इसलिए वो क्या करता है? हाथ को ही काटता है, एक झटके में अपनी समस्या को सुलझाता है। कुत्ते को पता चला कि अपना दुश्मन क्या है? हाथ। हम लोग 75 साल से नहीं समझ पा रहे। कुत्ता हाथ को काटता है, इसलिए महिलाओं को भी समझना है कि हमारे दुश्मन पुरुष नहीं है। पुरुष प्रधान व्यवस्था का निर्माण करने वाली ब्राह्मणी व्यवस्था हमारी दुश्मन है। तो हमें उसको काटना है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? जो हमारी सामाजिक भागीदारी है, हमारी जो हिस्सेदारी है, उसको निभाना होगा। क्यों निभाना होगा? क्योंकि पहले हमने उससे लाभ भी लिया है। क्योंकि जब संविधान की बात आती है, संवैधानिक अधिकार की बात आती है, तो हम लोग कहां तक सीमित है? महिलाओं के अंदर जब हम जाते हैं, काम करते हैं, तो महिलाओं का भी ये सोच है। जब महिलाओं से बातचीत होती है तो महिलाएं भी बोलती है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जिनको शिक्षा मिली है, रिजर्वेशन मिला है, नौकरी मिली है, वो महिला तो मानती है कि भाई हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं। लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको शिक्षा नहीं मिली, जो घर में ही रह रही है, उन महिलाओं की सोच क्या है? मुझे तो संविधान का कुछ लाभ नहीं मिला। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि उन महिलाओं को भी सारे अधिकार कहां से मिले? संविधान से मिले हैं। इस देश में पुरुषों से ज्यादा अधिकार संविधान ने महिलाओं को दिया है। जिन महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पॉकेटलेस महिलाएं थी। महिलाओं का अगर ड्रेस कोड हम देखते हैं पुराने जमाने से आज तक, तो महिलाओं के किसी भी ड्रेस कोड को पॉकेट नहीं है। आज के आधुनिक जो पोशाक है उसको तो पॉकेट है, और वो भी बामसेब के माध्यम से प्रचार करने के कारण अभी अभी वो क्या कर रहे हैं? हर ड्रेस कोड में पॉकेट लाने का काम कर रहे हैं। मतलब सालों से संपत्ति विहीन रखने का अधिक जो काम है इस व्यवस्था ने किया है। लेकिन संविधान ने अबे दोहरा अधिकार दिया है। पिता की संपत्ति में भी अधिकार है और बेटे की संपत्ति में भी अधिकार है। वो अधिकार डॉक्टर महिला को भी है, वकील महिला को भी है, इंजीनियर को भी है, अनपढ़ महिला को भी है ना। अगर पति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है तो उससे डाइवोर्स लेने का अधिकार है। बच्चा नहीं हो रहा है, गोद लेने का अधिकार है।
तो ये सारे बहुत सारे जो संवैधानिक अधिकार है वो सारे महिलाओं को इस संविधान के माध्यम से ही मिले। तो आज की तारीख में ये सारे जो अधिकार हमें मिले हैं, ये सारे अधिकार कहां से मिले? ये अधिकार हासिल करने के लिए हमने क्या किया? कब मिले अधिकार? 1950 को। 1950 को जन्म हुआ, ऐसी कोई महिला यहां पर है क्या? बाय बर्थ मिला ना? हमारे जन्म से पहले ही हमारे सारे अधिकारों की व्यवस्था संविधान में है। तो इसलिए क्या हुआ? दुनिया में एक सिद्धांत काम करता है कि पहले काम करना पड़ता है, फिर तनख्वाह मिलती है ना? महीना भर काम करते हैं, बाद में सैलरी मिलती है। दिन भर दिहाड़ी करेंगे तो रात को मजदूरी मिलेगी। लेकिन हमारे हाल क्या हुआ है? हमें बाय बर्थ पहले ही राइट्स मिल गए, इसलिए ड्यूटी का पता ही नहीं है। राइट्स तो ले रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी केवल हमारी उस चार दीवारी के अंदर नहीं है, चार दीवारी से बाहर निकलकर इस समाज को संचालित करने का, संस्कारित करने का काम हमारी महिलाओं को करना है। सांस्कृतिक परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं। यह सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? क्या है हमारी संस्कृति? हमारी संस्कृति जो है जमीन से, मिट्टी से जुड़ी हुई है। तो उस जमीन को, मिट्टी को हमें क्या करना है? बचाना है। और बचाने के लिए क्या करना होगा? आप लोग 2 दिन से सुन रहे हैं कि अगर हमें हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है तो उसके लिए, बच्चों के लिए 3 जो चीजें हैं बहुत जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोटी, कपड़ा, मकान की बात तो हम सालों से कर रहे हैं, उसके लिए झगड़ भी रहे हैं। लेकिन इस देश के संविधान ने हमें केवल जीने का अधिकार नहीं दिया है, उसमें मान सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया है। अगर जीना है तो रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए तो जी सकते हैं। उसके लिए मकान की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मान सम्मान पूर्वक जीना अगर हमें है तो उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और अच्छा रोजगार चाहिए। और इन तीनों चीजों के साथ क्या हो रहा है? छेड़छाड़ हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा खत्म की जा रही है। स्वास्थ्य के साथ जो चीजें हो रही है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्वास्थ्य के ऊपर है, उसमें आपको उन बातों का पता चलेगा। तो हमें अगर ये सारी चीजें बचानी है, हमारे बच्चों को मान सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार हमें देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो हमारे महापुरुषों है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक रोड मैप जो है हमारे महापुरुषों ने हमें बनाकर दिया है, हमको केवल क्या करना है? उसको आगे लेकर जाने की जरूरत है। लेकिन जाने के पहले उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे पास जानकारी नहीं है। कल तक हमारे सामने कोई आइडियल नहीं थे, आज जो हमारे आइडियल है उनके संदर्भ में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि इतिहास में महिलाओं का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री, हिज स्टोरी, नॉट हर स्टोरी। उसकी कोई कहानी ही नहीं है ना। तो इसलिए हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी महामाताओं को पढ़ना होगा, उनके इतिहास को समझना होगा। केवल महामाताओं को नहीं, हमारे हर महापुरुष ने इस बात को किस तरीके से दोहराया, किस तरीके से हमारे आंदोलन में महिलाओं ने हिस्सेदारी निभाई, इन बातों को हमारी महिलाओं को समझना है। आखिर में यहाँ पर 2 बातें मैं कहना चाहूंगी कि यह जो सारी चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इसमें अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर हॉल में उतनी महिलाएं उपस्थित नहीं है। लेकिन जो भी हमारे पुरुष भाई यहाँ पर उपस्थित है, उनको मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि उनके सामने भी दिक्कत आती है। जब भी कभी परिवार से महिलाओं को निकालना है, कार्यक्रम के लिए लाना है, तो समस्या होती है। वो कहते हैं महिलाएं सुनती ही नहीं है, आती ही नहीं है। वो क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं आती? उसका एक कारण है।
क्या कारण है? जब भी हमारे कार्यकर्ता फील्ड में जाते हैं, किसी व्यक्ति को कन्विंस करना है, उसको अगर आंदोलन विचारधारा समझाना है, तो उसके सामने बैठेंगे, अच्छी तरीके से डायलॉग करेंगे, धीरे 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 उनके एक एक सवाल का जवाब देते देते उनको समझाने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। एक बार में नहीं समझे, दोबारा जाते हैं, 1 साल 2 साल उस आदमी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको इस विचारधारा के लिए कन्विंस करने के लिए। और वही कार्यकर्ता जब घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? समझ में नहीं आता, मैं बता रहा हूं ना, समझ में नहीं आता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे साथ आना होगा। वहां पर वो क्या करते हैं? प्रेशर करने का काम करते हैं। एक कार्यकर्ता की तरह, समाज का एक हिस्सा है, उस तरह उन महिलाओं को ट्रीट नहीं किया जाता। क्योंकि मैं देश भर में घूमी हूं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घर में रहने का मौका भी मिला है, तो महिलाओं के साथ मैंने ये डायलॉग किया है। वो महिलाएं बताती, मैडम ये बातें हमें बताई नहीं जाती, ये चर्चा हमारे साथ होती ही नहीं है। तो ये जो दिक्कत है, ये बात जो हम ऐसा सारे कार्यकर्ता करते हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है, कुछ कुछ समझाते भी होंगे, लेकिन ज्यादा संख्या में ये चीजें होती है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि घर की महिलाओं को भी आपको अगर कन्विंस करना है तो उनको एक कार्यकर्ता के तौर पर आप ट्रीट करो। जब आपको संगठन में उनको लाना है तो उस हिसाब से आपको उन चीजों को समझने की जरूरत है। ऐसा हमारे कार्यकर्ता करेंगे। दूसरी बात जो है कि बार बार हम लोग इस बात को दोहरा भी रहे हैं कि महिलाओं को इस आंदोलन में जोड़ना महिलाओं के प्रबोधन से ज्यादा पुरुषों के प्रबोधन का मामला है। क्योंकि घर से महिला निकलेगी तो क्या होगा? घर से अगर महिलाएं निकलेगी, फील्ड वर्क के लिए जाएगी, कार्यक्रम के लिए जाएगी, तो घर में टाइम पे रोटी कौन देगा? गरम गरम रोटी कहां से मिलेगी? कपड़ा कौन धोगा? बर्तन कौन मांजेगा? बच्चों को कौन संभालेगा? लेकिन ये सारी चीजें जो है, अब ऐसा मैं कह रही हूं तो महिलाओं को भी लगता हो कि मैडम हमारी साइड से बोल रही है, लेकिन मैं आपके साइड से नहीं बोल रही हूं। क्योंकि महिलाएं भी क्या हो रही है, कल महिलाएं बता रही थी कि हमारे पास समय नहीं रहता, इन सारी चीजों में समय जाता है। सही में ऐसा होता है क्या? कल तक जो काम हम लोग घर में करते थे वो सारा काम करने के लिए घंटों समय लगता था। पहली महिलाओं को चक्की पे आटा पीसना पड़ता था, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर आटा पीसना पड़ता था, 2 घंटा 4 घंटा वो चक्की पे आटा पीसने के लिए जाता था। आज लाइट की मशीन पे 2 मिनट में आटा पीसकर रेडी हो जाता है। मसाला पीसना है 2 घंटा लगता था, अब 2 मिनट में होता है। अब 2 मिनट में जो काम होता है तो 1 घंटा 58 मिनट हमारे पास बचते हैं। कपड़ा धोने के लिए हाथ से धोना पड़ता था, अभी मशीन है। तो ये सारा समय हमारा क्या हो रहा है? बच रहा है ना महिलाओं का। उस समय का महिलाएं क्या कर रही है? ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने आप को सजने में, संवारने में, या फिर टीवी के सीरियल। दिन भर हमारे पुरुष भाई घर से बाहर है, लेकिन 24 घंटे वो टीवी जो है हमारी महिलाओं के सामने है। सास और बहू का झगड़ा, सीरियल में लास्ट तक पता नहीं चलता है कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है, लेकिन फिर भी हमारी महिलाएं देखती रहती है। हम लोग समाज का प्रबोधन कर रहे हैं, लेकिन हमारी महिलाओं को दिमाग को खराब करने का काम कौन कर रहा है? वो इडियट बॉक्स कर रहा है। वो 24 घंटे हमारे महिलाओं के मन को, मस्तिष्क को नियंत्रित करना है। इसके संदर्भ में हम लोग बेखबर है। और इससे भी आगे आज क्या है? मोबाइल का डाटा खत्म करने का काम उसका टारगेट महिलाएं पूरा करती है दिन भर में, वो अधूरा नहीं रखती। डेली 3 टाइम स्टेटस अपडेट है, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, शाम का अलग। लेकिन वो महिला ये सोच नहीं पा रही है, मोबाइल पे तो हम लोग स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक जीवन में, समाज में हमारा स्टेटस अपडेट हुआ है क्या? राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के बावजूद भी दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति है ना? पंचायत राज के माध्यम से 50% आरक्षण मिला, पति राज में परिवर्तित हो गया।
सोशल स्टेटस क्या है हमारा? इनकी बहन, इनकी बेटी, इनकी बीवी, इनकी मां। माता सावित्रीबाई की यह पहचान नहीं थी, जिजाऊ की यह पहचान नहीं थी, अहिल्याबाई होलकर जी की यह पहचान नहीं थी। तो आज भी हम लोग सोशल स्टेटस हमारा जो है उसको अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? मोबाइल का जमाना है ना, डिजिटल जमाना है, और डिजिटल जमाने में हर कोई चाहता है कि हमको क्या करना है? अपडेट रहना है, अपग्रेड होना है। लेकिन अपडेट और अपडेट रहने के इस बीच में हम लोग क्या हुए? फंसे हुए। हमको लगता है हमारे हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो हम स्मार्ट बन गए। सही में स्मार्ट है क्या? स्मार्टनेस हमारा निकल गया है। कुछ भी स्टेटस हमारा समाज में नहीं रहा है। आज भी एक महिला के तौर पर ही हमें ट्रीट किया जाता है। यहां पर यह नारा दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हमें भी क्या लगा कि बेटी के प्रति बहुत ज्यादा ये लोग सेंसिटिव है। लेकिन बेटी बचाओ नारा था या चेतावनी थी आपके लिए? हम आने वाले हैं, आपकी बेटियों को बचा के रखो। दिन ब दिन ये घटनाएं क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। जितनी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, उतनी ये चर्चाएं, इतनी ये घटनाएं क्या हो रही है? ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए इस बात को हमें गंभीरता से सोचना होगा और समाज का संचालन करने के लिए प्राकृतिक नियम से स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इनका अस्तित्व एक दूसरे के लिए पूरक है, और जब तक ये एक दूसरे को पूरक नहीं बनते तब तक इस समाज को हम सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते, इस स्वर्णिम भारत का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को इस बात को समझना है कि इस आंदोलन में, इस विचार को अगर हमें जन जन तक पहुंचाना है तो उसके लिए महिलाओं को भी यहाँ पर लाना होगा। उसका एक आखिरी बात बताना चाहूंगी कि महिलाओं को लाने से क्या होता है। महिलाओं को लाने से महिलाओं के साथ बच्चे भी आते। पुरुष आएगा तो अकेले आते, लेकिन महिला आएगी तो बच्चे भी आते हैं। यहाँ पर आपके सामने वल्लभी सोनवणे एडवोकेट जो है, इसने जो बात यहाँ पर रखी, यह बच्ची उसकी माँ के साथ जब 6 महीने की थी तब से वो अधिवेशन में आ रही है, तब से वो कार्यक्रम में आ रही है। तो उसको अलग से कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से कुछ सामाजिक आंदोलन, सामाजिक विचारधारा बताने की जरूरत नहीं है। उपासना जो बात आपके सामने रखनी, उसने 2 कार्यक्रम अटेंड किए हुए हैं। मतलब ये जो चीजें हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा ज्यादा समय क्या हो रहा है? एक पीढ़ी को हम जागरूक कर रहे हैं, दूसरी पीढ़ी दोबारा उसी विचारधारा की तैयार हो रही है। फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर से शुरू करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें महिलाओं को इस आंदोलन में जोड़ना, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। एक आखिरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी महिलाओं को भी कि यहाँ पर जिस जनगणना का विषय के ऊपर चर्चा हुई, उस विषय को बहुत ही गंभीरता से हम लोगों को लेना होगा, क्योंकि जनगणना का जो हमारी मांग थी, उस मांग के पीछे हमारे हक अधिकार, इस देश में हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारी जो भागीदारी है, उसके ऊपर हमें दावा ठोकना था। इसके लिए जनगणना की मांग को उठाया गया था। लेकिन आज की तारीख में इस जनगणना को आपके नागरिकता के ऊपर, आपके अस्तित्व के ऊपर ही उन्होंने क्या किया है? सवाल खड़ा किया है। तो आपको अधिकार देने की बात कहां से आती है? और डॉक्यूमेंट के मामले में अगर हम देखें तो ज्यादा दिक्कत किसको होगी? महिलाओं को होगी। मराठी में कहा जाता है, मराठी में एक कविता पोयम है, उसमें लाइन लिखी हुई है की तिच्या जन्माची जोंद नाही कुण्या दप्तरात। तिचा मतलब महिला, महिलाओं के जन्म का जो डॉक्यूमेंट है या फिर उसकी जो नोंद है वो किसी भी खाते में, किसी भी रजिस्टर में नहीं है, क्योंकि उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पैदा हुई, कहाँ शादी हुई, कहाँ मर गई, किसी को कोई आता पता नहीं है। तो डॉक्यूमेंट के मामले में अगर देखें तो डिटेंशन कैंप में पुरुष भाई बाद में जाएंगे, पहले हमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको नहीं जाना है, तो उसके लिए आपको इन बातों को, केवल महिलाओं का सब्जेक्ट है इसलिए महिलाओं को सुनना है ऐसा नहीं है। हम समाज का एक हिस्सा है, समाज का लाभ, संविधान का लाभ
हमने बराबरी का लिया है तो हमें भी इसमें बराबरी की हिस्सेदारी निभानी होगी। और इसको निभाने के लिए हमारी सारे महिला साथी और हमारे सारे साथी भी इसमें जुड़ेंगे और हमारे घर की परिवार की महिलाओं को भी इसके साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।